हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जेपी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, जैसे कि हमने अभी तक पार्ट 6 अभी तक कंप्लीट कर दिए हैं और इन पार्ट 6 में दोस्तों 1 टू 4 तक के जो पार्ट हैं दोस्तों, पार्ट 1 2 3 एंड 4 वाले जो पार्ट है दोस्तों, इसमें हमने बीडीओ एंड वीपीडीओ या बैंकिंग एसएससी या ट्रिपल सी जहाँ जहाँ भी आपका पूछा जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने अगर वीडियो पीपीटी के अकॉर्डिंग हम देखें दोस्तों, तो हमने यूनिट फर्स्ट में दोस्तों इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्लासिफिकेशन एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये टॉपिक हमने 1 to 4 पार्ट में कंप्लीट कर दिए हैं। और इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर जो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर है और क्लासिफिकेशन एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, इसमें हमने 1 to 4 पार्ट में ये सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। और साथ ही साथ पार्ट 5 में और क्लास 6 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें प्रैक्टिस सेट 1 है और प्रैक्टिस सेट 2 है इन्हीं टॉपिक के बेस्ड पे। ठीक है, इन इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड क्लासिफिकेशन एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बेस्ड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यूज हैं दोस्तों, और 55 के करीब हैं वो। ठीक है, तो 25 फर्स्ट में है एंड बाकी रिमेनिंग जो 30 क्वेश्चन हैं वो आपके पार्ट 2 में रहने वाले हैं, क्लास 6 में रहने वाले हैं। तो आज की जो क्लास है ये 7th क्लास होने वाली है हमारे कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, और आज हम उत्तराखंड वीडियो पीपीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो कंप्यूटर का जो ब्लॉक डायग्राम होता है, कंप्यूटर का जो क्या होता है मेरे साथियों, ब्लॉक डायग्राम होता है जो, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लिखने वाले हैं यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। इसको दूसरे नाम से मैं बोलूं अगर दोस्तों, तो इसको हम किसी अन्य नाम से अगर जानना चाहें तो इसको बोला जाता है आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर भी इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ब्लॉक डायग्राम की हम अगर बात करें दोस्तों, कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम की, तो वो हम देखते हैं कैसा होता है। देखो भाई, ये आपका ये बॉक्स है। ठीक है, आप किसी भी प्रकार से इसको बना सकते हैं। ठीक है, ये मैं ऐसे बनाता हूँ इसको। ये आपका हो जाता है सीपीयू। ठीक है, सीपीयू यूनिट हो जाती है टोटल। तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे सीपीयू। क्या है दोस्तों, ये है आपका सीपीयू, जिसकी फुल फॉर्म है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब एक एक चीज को हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इसको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें इसके अंदर क्या होता है, क्या क्या मेन मेन चीज़ें इसके अंदर होती हैं, उसको हम देखना चाहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं। आप किसी और तरीके से बनाने तो बना सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले कंप्यूटर के अंदर जाने से पहले हमें मालूम है कि जो ये सीपीयू है, कि सीपीयू के अंदर जो भी चीज़ें होंगी, जो भी चीज़ें होंगी, जो भी डिवाइसेस लगी होंगी, वो सारी की सारी कहाँ लगी होती है मेरे प्यारे साथियों, मदरबोर्ड पे। कहाँ लगी होगी, मदर बोर्ड पे। ठीक है, मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक ढांचा होता है। इन सब चीज़ों को दोस्तों मैं आपको अलग अलग टॉपिक वाइज समझाऊंगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ढांचा होता है ये कौन, मदरबोर्ड, जिसमें आपके इनपुट आउटपुट मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, आपके एक्सटर्नल जो मेमोरी होती है, इंटरनल जो मेमोरीज होती हैं, या पंच कार्ड, किसी भी तरह के जो जो चीज़ें आपके कंप्यूटर सर्किट में बनती हैं, यहाँ तक कि प्रोसेसर हो गया आपका, आईसीज हो गई आपकी, ट्रांजिस्टर जो भी लगते हैं, सब इस मदरबोर्ड से कनेक्टेड रहते हैं। कोई भी पोर्ट हो गया जिसमें आप इनपुट आउटपुट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं साथियों, तो हम इसमें क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। क्या देते हैं इसमें, इनपुट देते हैं हम लोग, इनपुट कंप्यूटर में। ये ब्लॉक डायग्राम बना रहे हैं, तो यहाँ से आपका जाता है इसमें इनपुट। क्या जाता है मेरे प्यारे भाइयों, इनपुट जाता है, और यहाँ से प्रोसेस होके ये बन जाता है आपका आउटपुट। वेरी नाइस, क्या बन जाता है, आउटपुट बन जाता है। ठीक है। अगर हम यहाँ की बात करें, तो इसमें होता है दोस्तों एक कंट्रोल यूनिट। क्या होती है, कंट्रोल यूनिट होती है। सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट होती है, जिसको आप सीयू कह सकते हैं। क्या होती है इसमें, कंट्रोल यूनिट होती है, और एक होती है दोस्तों प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है, प्रोसेसिंग। दूसरा होता है इसमें प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग
यूनिट, ठीक है, जिसको आप पीयू बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अब हम एक एक को हल्का फुल्का पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक एक टॉपिक को जबरदस्त ढंग से मतलब डिटेल में पढ़ने वाले, जो क्वेश्चन आपका छूटे ना यहीं पे अभी, ठीक है। अगर मैं तीसरे चीज की बात करूं, अच्छा हम इसके कंठ क्रम को याद रखने की आवश्यकता नहीं, आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए क्या कौन सा क्या चीज होता है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो वो होता है आपका अरिथमेटिक, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, लॉजिक यूनिट, जिसको हम बोलते हैं ए एल यू। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाइयों? ए एल यू के नाम से हम इसको भली भांति जानते हैं। और चौथी और अंतिम जो इसमें मेन चीज होती है, वो होती है आपकी मेमोरी यूनिट। क्या होती है मेरे साथियों? मेमोरी यूनिट। आपको ये सब मेमोराइज करना है, ठीक है। मेमोरी यूनिट होती है, एम यू के नाम से आप इसको जान सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब हम इस इन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं, कौन सा पॉइंट क्या काम करता है इसमें, ठीक है। देखो सीपीयू क्या होता है दोस्तों? एक कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है, जिसमें ये तमाम तरह के उपकरण, जो आपके कंट्रोल यूनिट हो गया आपका, ये प्रोसेसर हो गया आपका, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट हो गया और मेमोरी यूनिट हो गया, और इसके अलावा और भी काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इसमें लगे होते हैं, मेनली ये होते हैं मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों, इनपुट डिवाइस की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले इनपुट डिवाइस, यहाँ पे इनपुट डिवाइस अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों, इनपुट और आउटपुट का। यहाँ पे एज अ इंट्रोडक्शन ब्लॉक डायग्राम में इसको समझने के लिए हम इसको बना रहे हैं, क्योंकि ये सिलेबस में, तो इसको देखो। देखो इनपुट डिवाइस क्या होती है? इनपुट डिवाइस वो डिवाइसेज होती हैं जो हम कंप्यूटर में देते हैं, जो हम कंप्यूटर को देते हैं इनपुट, उसको हम बोलते हैं इनपुट। और जो हम मतलब कहने का मतलब क्या है, इनपुट वो चीज है जो हम प्रोसेसर को देते हैं। किसको देते हैं? प्रोसेसर को, मतलब सीपीयू को देते हैं। और आउटपुट वो होता है मेरे साथियों प्यारे भाइयों, जो प्रोसेसर या प्रोसेसिंग के बाद हमें प्राप्त होता है, या जो प्रोसेसर हमें प्रोवाइड करवाता है, वो क्या होता है आपको? आपका आउटपुट कहलाता है। सिंपल सी भाषा में ये कहते हैं हम लोग। ठीक है। इसमें दोस्तों कुछ लैंग्वेज कन्वर्टर्स भी होते हैं। इसमें क्या होते हैं? लैंग्वेज कन्वर्टर्स भी होते हैं, जैसे आपने सुना होगा असेंबलर, है ना, इंटरप्रेटर, ये सब आपने सुना होगा। तो ये लैंग्वेज कन्वर्टर, भाषा अनुवादक होते हैं। क्या होते हैं? भाषा अनुवादक होते हैं। ये इनपुट जब हम इनपुट लगाते हैं, जब हम किसी कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, तो ये जो भाषा अनुवादक होते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं, चालू हो जाते हैं। और जो हमारा कंप्यूटर जिस भाषा को जानता है, उस भाषा में इस इनपुट में जो आपका जो भी डाटा है, उसको ये चेंज कर देता है उस लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज को हमारा कंप्यूटर भली भांति से समझता है। तो अब मैं बात करूं कि हमारा कंप्यूटर कौन सी भाषा जानता है, तो हमारा कंप्यूटर जानता है दोस्तों बाइनरी भाषा को। कौन सी भाषा को जानता है हमारा कंप्यूटर? बाइनरी भाषा को जानता है, लैंग्वेज को जानता है। कौन सी मतलब कंप्यूटर की जो बेसिक लैंग्वेज है, वो कौन सी है मेरे साथियों? बाइनरी लैंग्वेज। इसी लैंग्वेज को दोस्तों हम लोग मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज, मशीनी भाषा, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मशीनी भाषा। या फिर इसी चीज को हम लोग वन और जीरो की जीरो लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है, जीरो और वन की लैंग्वेज बोलते हैं। या फिर चौथा अगर नाम मैं इसको बोलूं, इसको बोला जाता है ऑन और ऑफ लैंग्वेज। ये कौन सी लैंग्वेज है मेरे साथ जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे? ये कंप्यूटर की भाषा है, कंप्यूटर लैंग्वेज, जो हमारा कंप्यूटर समझता है, जानता है, कंप्यूटर लैंग्वेज है ये, ठीक है। जो हमारा कंप्यूटर जिस भाषा को जानता है, वो लैंग्वेज में यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके, आपकी जानकारी के लिए। ये चीज़ों को आप बनाते रहिए साथ साथ में, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये बाइनरी लैंग्वेज है, जो हमारे कंप्यूटर जो जिस भाषा को जानता है, जिस भाषा में इनपुट, हमारा जो लैंग्वेज कन्वर्टर होता है, जो भाषा अनुवादक होता है, अनुवाद करता है, वो भाषा है कौन सी? कंप्यूटर की भाषा। वो भाषा कौन सी? बाइनरी भाषा बोलो उसको आप, या मशीनी भाषा बोलो आप उसको, या फिर आप वन और जीरो की भाषा बोल सकते हैं उसको, या ऑन ऑफ की भाषा बोल सकते हैं, या फिर LLL मीन्स लो लेवल लैंग्वेज। इसको बोलूंगा मैं लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज मतलब निम्न, हिंदी में लिखना चाहूँ इसको, निम्न स्तरीय भाषा, निम्न स्तरीय भाषा,
ठीक है। तो ये हमारे कंप्यूटर की बेसिक लैंग्वेज होती है जिसे ये समझता है। कहने का तात्पर्य अर्थ ये है मेरे साथियों कि हम उत्तराखंड के निवासी हैं, तो कोई गढ़वाली जानता है भाइयों, कोई जौनसारी जानता है, कोई क्या जानता है, जौनसारी जानता है, कोई इंग्लिश जानता है, कोई हिंदी में बात करता है, कोई मुस्लिम भाषा में बात करता है, अरबी फारसी में, है ना, तमाम तरह की भाषाओं को जानता है। तो जिस मूल के हम हैं, जिस परिवेश से हम आए हुए होते हैं, वही हमारी भाषा होती है, वही हमारी क्या होती है, भाषा या बोली होती है। तो इसी तरह से कंप्यूटर की भी अपनी एक भाषा होती है, जिसे बाइनरी भाषा, मशीन भाषा, 01 की भाषा, ऑन ऑफ की भाषा, एल की भाषा, ठीक है, ट्रिपल एल निम्न स्तरीय भाषा। अब कहने का मतलब ये है मेरे साथियों, जैसे जौनसारी है ना, तो जौनसारी लोग तो जौनसारी भाषा जानते हैं, मतलब इंग्लिश नहीं जानते हैं, हिंदी नहीं जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति, अंग्रेज व्यक्ति यहाँ चला जाए, जौनसारी या गढ़वाली के पास चला जाए, तो क्या गढ़वाली व्यक्ति को ये भाषा समझ में आए ये बोल क्या रहा है, नहीं आएगी समझ में, है ना। इसी रीति से इसी रीति से जो इनपुट हम अपने कंप्यूटर को देते हैं, वह इनपुट सबसे पहले क्या क्या होता है, जो लैंग्वेज कन्वर्टर होते हैं उनको रीड करता है कि क्या यह लिखा गया प्रोग्राम, जो इनपुट में हम दे रहे हैं, लिखा गया प्रोग्राम हमारे बाइनरी भाषा में है, मतलब जो मशीन की भाषा में है, मतलब कंप्यूटर की भाषा में है या नहीं है। अगर नहीं है तो ये लैंग्वेज उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन भाषा में जो भाषा अनुवाद हो गई, अपना अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है मेरे साथियों। इसको मैं आगे आपको अलग अलग, अभी इंट्रोडक्शन एज अ ब्लॉक डायग्राम हम इसको समझ रहे हैं, ठीक है, बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस भाषा में बदल देगा, तब जाके आगे इसमें कंट्रोल यूनिट काम करेगा, प्रोसेसर यूनिट काम करेगा, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट काम करेगा, ये जो भी आपकी आगे की गतिविधियां होती हैं, ठीक है। तो अब आप समझ गए बात को कि इनपुट हम जब देते हैं तो क्या होता है, हमारा कंट्रोल यूनिट इसमें काम करता है, प्रोसेसिंग यूनिट काम करता है, ये सभी चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक प्रश्न तैयार हो गया है कि कंप्यूटर की भाषा कौन सी होती है। तो ये इन 5 नामों से जान जाती है, निम्न भाषा बोल सकता है इसको, ऑन ऑफ, ये सब है ना, आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं हम कंट्रोल यूनिट। अब आपने क्या किया, इनपुट तो दे दिया। अब जो है हमारा जो मेन चीज है, कंट्रोल यूनिट जो होता है मेरे साथियों, तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि बाहर से आए हुए या बाहर को जा जा रहे प्रोग्राम्स, मतलब इनपुट या आउटपुट, या कंप्यूटर के अंतर्गत होने वाली सभी गतिविधियों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखता है या करता है। बात समझ में आ रही। प्रश्न आया हुआ है दोस्तों, बड़े बड़े एग्जामों में, बड़े बड़े जॉब में, वैकेंसीज में ये प्रश्न पूछा जाता है कि कंप्यूटर के अंतर्गत होने वाली सभी क्रियाओं को निम्न में से कौन नियंत्रण रखता है, निम्न में से कौन नियंत्रण रखता है कंप्यूटर के अंदर होने वाली सारी गतिविधियों को, गतिविधियों पर। तो वो रखता है कौन, कंट्रोल, जिसका नाम ही आप समझ रहे हो, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट क्या करते हैं मेरे साथियों कि इनपुट आ रहा है या इसमें कुछ भी आप कार्य कर रहे हो या आउटपुट दे रहे हो, तो ये इस पे नियंत्रण रखेगा। मेन बात ये हो गई। दूसरी बात क्या होती है, जैसे आप इनपुट देते हैं दोस्तों, तो हो सकता है आपने यहाँ से कोई मूवी डाल रखी हो, या कोई वीडियो डाल रखा हो, या कोई सॉन्ग डाल रखा हो, या इमेज डाल रखा, कुछ भी हो सकता है वो। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, उसको पहले सर्च करता है कि ये क्या चीज़ है, ये मतलब जो इसने भेजा वो समझता है, उस चीज़ को समझता है, मशीन भाषा में होगा वो, है ना, कोडेड भाषा में होगा, है ना। तो कंट्रोल यूनिट को समझेगा, कंट्रोल समझेगा। माना बात कोई मूवी है, ठीक है, तो मूवी के लिए कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होगा ना, तो सॉफ्टवेयर आपने पहले से इंस्टॉल किया हुआ होगा। तो ये क्या करेगा, ये प्रोसेसिंग यूनिट को कमांड भेजेगा। कौन, कंट्रोल यूनिट का कमांड भेजता है कि भाई ये एक मूवी है और इसको प्ले करना है, ठीक है, प्ले करना है, ठीक है। इसको कमांड भेज दी इसने, इसको निर्देश दे दिया, सूचना दे दी इसको। तो ये क्या करता है, उस सूचना को प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग मतलब उसके लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर की तलाश करता है। माना बात आपने गोम प्लेयर आपने अपने सिस्टम पर इंस्टॉल किया हुआ है, तो फटक से वो जो मूवी है या वीडियो है या कोई भी चीज़ है उसमें प्ले होने लगेगा। या कोई या फिर आपने कोई पिकासा जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया फोटो देखने का, तो वो उसमें खुल जाएगा। समझ बात को, तो प्रोसेसिंग होने लगती है। आप समझ गए। तो प्रोसेसर क्या है, प्रोसेसिंग करता है उन चीज़ों की, उपयुक्त चीज़ों की, जिस चीज़ के लिए हमने इनपुट दिया हुआ है। अगर मूवी देखने के दिया हुआ तो ये सॉफ्टवेयर को खोलेगा। टाइपिंग करना है तो कौन से सॉफ्टवेयर में खोलेगा, कैसे करेगा। तो कभी कभी आप देखते होंगे कि कंप्यूटर हैंग होने लगता है, हैंग। तो हैंग क्यों होता है बार बार कंप्यूटर, क्योंकि उसका प्रोसेसर थोड़ा ढीला होता है, कमज़ोर उसका होता है, ठीक है, क्वालिटी का होता है। इसलिए जब भी आप कंप्यूटर लेते हो या मोबाइल लेते हो, कोई भी उपकरण लेते हो कंप्यूटर से रिलेटेड, तो आप उसका सबसे पहले क्या ढूंढोगे, प्रोसेसर किस तरह का है इसका, ठीक है। जितना फास्ट प्रोसेसर होगा उतना आपका मोबाइल कम हैंग होता है, ठीक है।
तो ये होता है, कब कब आपने देखा कोई भी चीज प्ले करते हो तो ऐसा घूमता है उसके ऊपर थोड़ी देर, तो वही आपकी उस समय प्रोसेसिंग हो रही होती है उसमें, ठीक है। अच्छा, अब आपने इनपुट दिया, आपको कोई गणितीय कार्य करने, जैसे एएलयू, एएलयू क्या हुआ आपका, है ना, एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसमें क्या होता है दोस्तों, जितनी भी गणितीय क्रिया आपको करनी होती है, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, है ना, भाग देना, या फिर आपको कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर थिंग्स, है ना, या आपको कंपेयर कौन बड़ा है कौन छोटा है ना, इस तरह किसी भी तरह का आप कंपेरिजन करना, गणितीय क्रिया करनी है आपको, तो उसके लिए जो कार्य करता है वो करता है आपका एएलयू। तो सभी प्रकार के गणितीय कार्य संपन्न किए जाते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के अंतर्गत। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये चीज आपको हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, जो कि वीडियो वीडियो की यूनिट यूनिट में दिया गया है सिलेबस, आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो ये होता है मेरे प्यारे साथियों। और मेमोरी यूनिट क्या होती है, जो भी डाटा हम कंप्यूटर के अंदर देते हैं उसमें क्या होता है आपका, आपको वो डाटा स्टोर करना है या नहीं करना है, वो आपका मेमोरी यूनिट पे डिपेंड करता है। अगर मैं मेमोरी यूनिट की बात करूं, अगर मैं मेमोरी यूनिट की बात करूं मेरे साथियों, मेमोरी यूनिट की, तो मेमोरी यूनिट एमयू, ये होती है दो प्रकार की मेमोरी। ये क्या होती है मेरे साथियों, दो प्रकार की मेमोरी। पहली, एक होती है आपकी प्राइमरी, प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, और दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी। अगर हम प्राइमरी मेमोरी की बात करें दोस्तों, तो इस प्राइमरी प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी की अगर हम बात करें, तो ये प्राइमरी मेमोरी को हम लोग इंटरनल मेमोरी बोलते हैं। बहुत बार सुना होगा आपने कि इंटरनल मेमोरी कितनी है तुम्हारे मोबाइल की, किसकी इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। या फिर आप इसको मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं, मेन मेमोरी भी आप इसको बोल सकते हो। अच्छा, इसके हिंदी में क्या नाम हुआ दोस्तों, प्राथमिक, प्राथमिक स्मृति, स्मृति आप इसको बोल सकते हैं, प्राथमिक स्मृति बोल सकते हो। ये इंटरनल मतलब आंतरिक, आंतरिक मेमोरी स्मृति इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। या फिर इस मेन मेमोरी मतलब मुख्य, मुख्य मेमोरी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? ये अपने आप एक अलग अलग टॉपिक है, तो इसको हम अलग से डिस्क्राइब करेंगे। देखो, प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है दोस्तों, आपका प्राइमरी मेमोरी भी दो प्रकार की होती है, एक रैम होती है और एक होती है मेरे साथियों रोम होती है। रैम के भी कई पार्ट होते हैं, रोम के भी कई पार्ट होते हैं, ये भी हमने पढ़ना है अभी, ठीक है। अगर रैम की मैं बात करूं दोस्तों, तो इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और रोम को बोलते हैं हम लोग रीड ओनली मेमोरी। इसको क्या बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। इसको इस पे आने से पहले इस पे आने से पहले मैं आपको बता दूं, मेमोरी का क्या काम होता है दोस्तों, कि आपके कंप्यूटर के अंतर्गत जो भी आप क्रिया करते हो उस समय कंप्यूटर को कुछ मेमोरी चाहिए होती है, उसको प्ले करने के लिए, उसको खोलने के लिए। तो उस समय हमारी ये दो मेमोरी उस समय काम करती हैं, ठीक है। ये दोनों मेमोरी हमारे क्या, रैम और रोम काम करती है। अब थोड़ा हल्का फुल्का मैं आइडिया दे दूं आपको, कि जैसे रैम क्या होता है, रैंडम एक्शन मतलब रैंडमली, जैसे आपने अपने मोबाइल, देखो भाई, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कंप्यूटर होता है। बात समझ में आई आपके? चाहे आपकी इलेक्ट्रॉनिक वॉच हो, कुछ भी हो, छोटा बड़ा कुछ भी, कैलकुलेटर हो, तो भी कंप्यूटर एक प्रकार कंप्यूटर होता है, ठीक है, क्योंकि उनमें प्रोसेसर लगे होते हैं। देखो, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जैसे मोबाइल की बात करें हम लोग, तो अपने मोबाइल में या लैपटॉप में या कहीं पे भी किसी भी सिस्टम में आप कंप्यूटर की बात करो सीधा सीधा, है ना। तो अगर आप उसमें कोई भी चीज प्ले करते हो, जैसे आपने प्ले किया, आपने उसमें मूवी प्ले कर दिया, आपने मूवी प्ले कर दिया, सॉन्ग प्ले कर दिया आपने, तो उस समय जब वो प्ले होने लग जाता है, आपको डिस्प्ले होने लगता है, तो उस समय वो आउटपुट बन जाता है, मतलब वो क्या बन जाता है, आउटपुट बन जाता है आपके, ठीक है, जो स्क्रीन पर दिखता है, ठीक है। तो ये आउटपुट बन जाता है। तो जिस समय ये प्ले हो रहा होता है, ये जब तक ये चलता रहता है, तो ये कार्य आपका हो रहा होता है इस रैम में। उस समय जो मेमोरी यूज हो रही होती है उसकी, उसमें, तो किस में हो रही होती है, किस में चल रहा होता है, वो रैम में चल रहा होता है। जब जैसे आप मोबाइल में व्हाट्सअप चलाते हो या फेसबुक चलाते हो या कोई भी गेम खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसके लिए आपको रैम का होना अति आवश्यक है, मतलब रैम में ही वो प्ले होता है।
अर्थात मैं यहाँ तक मैं ये कहूँ कि जो आपका जो क्या कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर का हल्का इंट्रोडक्शन आ गया यहाँ पे, सॉफ्टवेयर भी हम पढ़ेंगे अभी, है ना। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है मेरे साथियों, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हुआ, जो हमारे सिस्टम को कंप्यूटर को चलाने के लिए जरूरी होता है। विंडो जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, विंडो मोबाइल में आपका भी विंडो पड़ी होती है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है उसकी जरूरत हमें अभी है नहीं, ठीक है, जब ये टॉपिक आए तो वहाँ डिटेल में चलेंगे। देखो ओएस क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए उत्तरदायी होता है। कहने का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम वह सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के अंतर्गत जितने भी एप्लीकेशंस, अब देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आ गए यहाँ पे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे ऐप, जो आप ऐप इंस्टॉल करते हो अपने मोबाइल वगैरह में या कंप्यूटर में, या जो सॉफ्टवेयर होते हैं आपके जितने भी, जैसे आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया, आपका आपका क्या कहता है एंटीवायरस हो गया, आपका ब्राउजर्स हो गए, ये सब क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर आते हैं, सॉरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। इनको चलाना पड़ता है, इनको चलाने के लिए, इनको प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए जो उत्तरदायी सॉफ्टवेयर होता है, जो मेन सॉफ्टवेयर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। जैसे विंडो 7 हो गया आपका, विंडो 8 आ गया, 10 आ गया, ये सब, ठीक है। तो अगर किसी भी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ये उस टीबी की तरह कार्य करता है दोस्तों, एकदम डेड हिसाब से, मतलब जब तक उसको ऑन न किया जाए तब तक कुछ नहीं। बात सुनाई। जैसे एक खराब टीवी है, आप इसको देख सकते हो, लेकिन इसमें जो क्या प्रोग्राम आएगा तब तक नहीं देख सकते जब तक इसमें कोई इसको ठीक नहीं किया जाता, ठीक नहीं किया जाता। मतलब कंप्यूटर को ठीक करने का मतलब क्या, आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम डाल देते हैं तो उसमें जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर के अंतर्गत, वो इसी सॉफ्टवेयर की वजह से चलते हैं। सबसे पहले आप विंडो डालते हैं, आपने देखा होगा विंडो डालते हैं आप कंप्यूटर में ना, तो विंडो जब डाल देते हैं तो उसके बाद आप तरह तरह के सॉफ्टवेयर उसमें डालते हो, तो वो क्या करता है, प्लेटफॉर्म देता है उन तरह तरह सॉफ्टवेयर जो उनको जिनको आप इंस्टॉल करते हो उनको चलाने या सुचारू रूप से गतिविधि करने के लिए, ठीक है। तो इसे ये उत्तरदायी होता है। अब मैं बताने वाला था रैम के बारे में। तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मेरे साथियों, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है या ऑपरेटिंग, देखो भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलो चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलो, सेम चीज़ है, ठीक है, सेम चीज़ है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने बोला कि जो कंप्यूटर की जो वो होती है भाषा, अलग अलग नाम से 4 प्रकार 5 प्रकार से बोला था मैंने, वही। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, तो वो रैम पे चलता है, किस पे चलता है, रैम पे चलता है। रैम उत्तरदायी होता है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को चलने के लिए। अगर आप कंप्यूटर से अपनी रैम खींच दो बाहर, तो कंप्यूटर सडनली बंद हो जाएगा एकदम। क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस पर चलता है, ये विंडो 7 किस पे चलती है, रैम मेमोरी, रैम रोम पे चलती है, रैम पे रोम पे नहीं, रैम पे चलती है। किस पे चलती है, रैम पे चलती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसलिए ये आपने ध्यान रख दिया भाई, इस ये क्वेश्चन है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो निम्न में से कौन सी स्मृति का प्रयोग करते हैं, कौन सी स्मृति के आधार पर चलते हैं, तो वो किस किस पे चलते हैं, रैम पे चलते हैं, ठीक है। या और भी जितने भी मैंने एग्जांपल दिए वो समझ गए आप। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये रैम एक और मैं बताऊं इसके बारे में, तो रैम एक ऐसी क्षणिक स्मृति, उसको बोल क्षणिक स्मृति बोल सकता है उसको, क्षणिक, क्षणिक स्मृति, ठीक है, क्षणिक स्मृति। क्षणिक स्मृति क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि दोस्तों जब तक आपका सिस्टम या कंप्यूटर ऑन है तब तक ये रैम में जो भी आप काम, जैसे आप फेसबुक चला रहे थे, व्हाट्सअप चला रहे थे, कोई भी चीज़ चला रहे थे, तब तक उसमें रहता है। जैसे ही लाइट चली जाती है या फिर आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है, ऑफ हो जाता है, तो ये स्मृति में इस स्मृति में या इस मेमोरी में जो भी कार्य किए गए थे वो सब डिलीट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। बात समझ मत, ये मेमोरी भूल जाती है उसको। फिर जब आप ऑन करते हो, माना बात अभी आप कोई मूवी देख रहे थे, तो किस पे चल रहा है, रैम पे चल रहा है। अब आपका सडनली आपका लाइट चली गई और आपका कंप्यूटर बंद हो गया, अब आप फिर से खोलोगे तो क्या वो मूवी प्ले हो ही रही होगी, नहीं, नहीं हो रही होगी। बात समझ में आई, नहीं हो रही होगी। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं बात को, क्योंकि रैम उसको भूल चुकी है। अच्छा, इसके लिए एक विकल्प और भी हो, हाइबरनेट, आप समझते हो हाइबरनेट, हाइबरनेट करते हैं आप कंप्यूटर को। तो हाइबरनेट करने का मतलब ये है दोस्तों कि जो भी गतिविधि आप कंप्यूटर सिस्टम में कर रहे हो, इसके लिए उसको याद में रखना है, इसको याद रखना है उसको। जब आप कंप्यूटर को हाइबरनेट करते हो, तो कंप्यूटर में जो रैम होती है वो कंप्यूटर के अंतर्गत जो भी कार्य हो रहे होते हैं उनको याद रखती है। और फिर से जब आप उसको प्ले करते हो, मतलब सॉरी ऑन करते हो, तो वो जो भी चीज़ आपने खोली हुई थी कंप्यूटर में,
वो सब फिर से वैसी उसी हालत में आपको मिलती है। तो उसके लिए आपका एक विकल्प क्या है, हाइबरनेट का विकल्प मिलता है। इसी तरह इसके लिए मैं बात करूं तो ये क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ये क्या करता है, जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जैसे 10 MB का आपने इंस्टॉल किया, 10 MB का आपने इंस्टॉल किया, तो वो क्या होगा, इसमें इंस्टॉल होगा। इसमें 10 MB का कोई सॉफ्टवेयर है आपने इंस्टॉल किया कंप्यूटर में, तो वो होगा आपके इंस्टॉल कहाँ पे, रोम में इंस्टॉल होगा। लेकिन जब आप इसको खोलेंगे तो रैम में चलेगा। बात समझ में आती है आपको? हाँ बिल्कुल समझ में आनी चाहिए ना। देखिए, तो ये क्या होती है, एक परमानेंट मेमोरी होती है। क्या होती है, परमानेंट मेमोरी होती है। कौन, रोम। रोम आपकी परमानेंट मेमोरी होती है। जब आप कंप्यूटर को डिलीट सॉरी शट डाउन कर देते हो तो फिर वापस जब आप खोलते हो तो वो सॉफ्टवेयर एज इट इज वहीं मिलता है आपको, 10 MB का ही वहीं पे जहाँ पे आपने रखा हुआ होगा वहीं मिलेगा, वहीं इंस्टॉल रहेगा, मतलब अनइंस्टॉल नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हल्का फुल्का आइडिया मैंने आपको दिया। अब रैम के भी प्रकार होते हैं दोस्तों और रोम के भी प्रकार होते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट पार्ट में, हम जब इसका आएगा टाइम, ठीक है, तब इसको पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में इसके प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, सबको देखेंगे। अच्छा, अब सेकेंडरी मेमोरी की हम बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी जैसे पेन ड्राइव हो गए दोस्तों, आपकी हार्ड डिस्क हो गया, आपकी फ्लॉपी डिस्क हो गई आपकी, ये सभी चीज़ें किस में आती हैं, या मेमोरी कार्ड हो गई, ये किस में आती हैं, सेकेंडरी मेमोरी में। किस में आती हैं मेरे साथियों, सेकेंडरी मेमोरी में आती हैं। तो अभी आपने देखा दोस्तों कि जो कंप्यूटर का जो ब्लॉक डायग्राम है, या कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है वो कैसे होता है और किस तरह से काम करता है हमारा कंप्यूटर। आउटपुट आप जानते हो, जो हमें प्राप्त होता है, जो प्रोसेसिंग के बाद जो प्राप्त होता है उसे हम आउटपुट बोलते हैं। और जो हम कंप्यूटर के अंतर्गत भेजते हैं, प्रयोग करने वाला व्यक्ति जो कंप्यूटर अंदर भेजता है, जो ये ग्रहण करता है बाहर से, उसे हम इनपुट कहते हैं। और उसके अंतर्गत होने वाली सभी क्रियाओं में आपका सबसे पहले किसका मेन रोल होता है, सीपीयू का मेन रोल होता है। अच्छा, सीपीयू को दोस्तों कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, बहुत ये तो इजी क्वेश्चन है, सभी जानते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि भाई कंप्यूटर सीपीयू का दिमाग कौन होता है, सीपीयू का दिमाग कौन होता है, तो सीपीयू का दिमाग होता है आपका प्रोसेसर या प्रोसेसिंग यूनिट होती है। ठीक है, बात समझ में आई? क्योंकि ये प्रोसेसर या प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के अंतर्गत ही आती है, इसलिए हम जनरली क्या बोल देते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही क्या होता है, दिमाग होता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना है। अगर और डीप में पूछ लिया कि बताओ भाई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का दिमाग कौन होता है, तो वो कौन होता है, प्रोसेसर होता है। कौन होता है, प्रोसेसर होता है। चलिए, तो देखो तो आज हम दोस्तों हम यहीं पर रखेंगे, और उसके बाद हम एक एक पार्ट को, जैसे कंट्रोल यूनिट के बारे में देखेंगे, प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में देखेंगे, और जो जो हल्के फुल्के जो नाम होते हैं, जैसे मेमोरी में हो गए आपके, टाइप हो गए आपके, ठीक है, या रजिस्टर क्या होता है, या लॉगिन क्या होता है, इन सब सभी चीज़ों के बारे में धीरे धीरे सबको काबू करते करते रहेंगे। ठीक है, जब ये आपका कंट्रोल यूनिट जब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा दोस्तों, फिर हम इस पे बेस्ड MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो हमारी यूनिट जो नेक्स्ट आ जाएगी दोस्तों, वो आएगी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, फिर उनको पढ़ेंगे, फिर उनके बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस तरह से हम लोग इसको पूरे यूनिट जो हमारे